हाँ जी, आवाज आ रही है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि राजनीति का कैसे सुधार हो सकता है। तो इसमें हमारे साथ में बहुत ही सत्कार योग राष्ट्रीय समता मूलक समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर रावण वर्मा जी, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में मैं सवाल जवाब करेंगे। जी डॉक्टर रावण वर्मा जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय भीम। मेघराज सिंह जी, जय भीम। जी जय भीम, आपका भी स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। इस पर हम उन लोगों की आवाज उठाते हैं जिनको कोई मतलब हर एक की आवाज उठाते, सच्चे लोगों की, ईमानदार लोगों की। तो नाम रखा है हमने प्रोग्राम का कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता मुर्दे नहीं बोलते हैं। तो आज बात कर रहे हैं हम समाज के जो राजनीति का सुधार कैसे होगा। तो आपके हिसाब से अपने पहले अपनी पार्टी के बारे में बता दीजिए भाई, आपने ये पार्टी का जो गठन किया है क्यों किया, इसके पीछे क्या करना है जी। मेघराज सिंह जी, हमारी पार्टी का जन्म अभी 26 जनवरी 2022 को हुआ है जी। और मध्य प्रदेश में गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी एक विकल्प खड़ा करने के लिए जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की नीति पर काम करने के लिए हमने समता मूलक समाज पार्टी का निर्माण किया है जी। तो समाज इसमें पार्टी तो बहुत सारी थी, इसका मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब आप लोगों का एजेंडा क्या है? जैसे हर एक का एजेंडा, जैसे बीजेपी का एजेंडा है या इनका जो एजेंडा है, जो कांग्रेस का है, वो तो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है। तो आप लोग का एजेंडा क्या है? इसके पीछे आप क्या क्या एजेंडा लेके चले हैं जी? देखिए, हमारा एजेंडा है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह लागू कराना। यदि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू होगा तो जो दबा कुचला पिछड़ा वंचित उपेक्षित जो वर्ग है उसे हर प्रकार से हिस्सेदारी मिलेगी, और जिस वर्ग की, जिस समाज की हिस्सेदारी नहीं होती शासन में और प्रशासन में, उसे कभी सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि नहीं मिलती। तो आज मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 66 साल का मध्य प्रदेश हो गया है। 66 साल के मध्य प्रदेश में 46 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है और 19 साल से ज्यादा बीजेपी को सरकार को हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश में जिसे हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज, उसकी संख्या लगभग 90% से ऊपर है जी। लेकिन उसे हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली जी। तो संविधान के अकॉर्डिंग जो हमें रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए था, आरक्षण मिल जाना चाहिए था, वो पिछड़ों को आज तक नहीं मिला। इसलिए हमें यहाँ एक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी जी। तो जैसे पार्टियां बहुत सारी आजकल तो ऐसी हैं, मतलब इंसानों को खरीदा जाता है। कोई करोड़ों में किसी नेता को खरीद रहा है, कोई इसे जैसे गाय भैंस को बेचते हैं ना, इसमें मंडी में बेचते हैं, बोली बोलते हैं, इसमें लगते हैं बोलियां, तो करोड़ों करोड़ों में बिक रहे हैं नेता। तो आप लोग भी करोड़ों खरीदने के काम करेंगे या सिर्फ उनके अंदर इंसानियत डालेंगे, या जिंदे इंसान मुर्दे को जिंदा करेंगे? असल में देखिए, वो इसलिए खरीदते हैं कि उनके पास वोट नहीं है, उनके पास सिर्फ नोट है। यदि हम बहुजन राजनीति की बात करें तो हमें मानवर कांशीराम साहब को समझना जरूरी है। कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर ना बिकने वाला समाज बनाया। कांशीराम साहब के जाने के बाद बड़े पैमाने पर खेरे जब वोट बिकना बंद हो गया, अब टोकन बिकने लगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही भ्रष्ट पार्टियां हैं, ये पैसे के दम पर सरकार बनाती हैं। अभी वर्तमान में जो आपने कही बहुत बड़ी सवाल है और वाकई ये समस्या है भारत देश के लिए कि अब तो सरकारें खरीदी जा रही हैं। किसी जमाने में वोट खरीदे जाते थे, सिर्फ विधायक और सांसद खरीदे गए, अब तो पूरी सरकारें खरीदी जा रही हैं। लेकिन ये जो पूंजीवाद का जो युग है वो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि पूंजीवाद के कारण जो बहुसंख्यक समाज है उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज शिक्षा बिल्कुल खत्म हो गई है, वो इतनी महंगी हो गई है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो तो अनपढ़ ही रह जाएगा। जब वो शिक्षा से वंचित रहेगा तो उसका विकास नहीं होगा। यही बात बताने के लिए हमारे महापुरुषों को, खास करके फुले साहब, पेरियार साहब, डॉक्टर अम्बेडकर और कांशीराम साहब को मिशन है, जो उनकी जो विचारधारा है वो हमें समाज को बतानी है। जी।
तो जैसे हम देख रहे हैं मतलब इसमें आप लोग जैसे फिलहाल तो हर एक चीज को मतलब अगर आप लोगों की पार्टी मतलब सरकार में आती है तो जैसे आजकल जो प्राइवेट जो स्कूल जो है ना जो सरकार जो बंद किए जा रहे हैं जो नौकरियां हटाई जा रही हैं तो आप लोगों ने क्या इसमें कुछ ऐसा तैयार किया है जैसे नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं वादे किए जाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते चोर जो बैठे चोर डाकू लुटेरे मैं सीधी बात कर रहा हूँ तो चोर डाकू लुटेरे जो आज है वो राजनीति में आ गए हैं और जो दूसरे चोर थे उनके पीछे छुप कर बैठे हैं तो इन मतलब आप लोगों को भी ऐसे ही करेंगे क्या मतलब उनको जैसे वो नौजवान घूम रहे हैं उनको रोजगार दे पाएंगे सिर्फ वादे ही करेंगे उनके साथ में या कुछ करेंगे उनके लिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में मध्य प्रदेश के अंदर हम बात करें तो दबे कुचले पिछड़ा जो वर्ग है उसकी कभी सत्ता नहीं रही, इसलिए उसको उसके अधिकार नहीं मिले। समतामूलक समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी हमने मध्य प्रदेश में गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी एक अपनी सरकार बनाओ मोर्चा जिसमें गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनका गठबंधन किया जा रहा है। उस गठबंधन का नाम है अपनी सरकार बनाओ मोर्चा। अभी तक हमारा बहुसंख्यक समाज उन वर्गों की और उन पार्टियों की सरकार बनाता रहा जो हमारे अधिकार हमें नहीं देना चाहती। आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अनुसूचित जाति के जनजाति के और पिछड़े वर्ग के 1,80,000 सरकारी नौकरी खाली है। मध्य प्रदेश में SC/ST का जो पदोन्नति में रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया, ओबीसी को पदोन्नति में रिजर्वेशन दिया नहीं गया, ओबीसी को जो पंचायती में रिजर्वेशन था वो भी कम करके 14% कर दिया गया। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सारी राज्य सरकार कर सकती है जो राज्य सरकार के अधिकारों के अधीन है। जब मध्य प्रदेश में समतामूलक समाज पार्टी और अपनी सरकार बनाओ मोर्चा के माध्यम से सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देंगे, सस्ती और अच्छी शिक्षा देंगे, सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, खास करके महिलाएं और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। SC/ST OBC को जो संविधान के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो पूरा पूरा हिसाब उसको दिया जाएगा। जी एक और भी देखी जाती है बात जो हमसे किसी ने सवाल किया था वो आज कोई 5-6 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है शायद, उन्होंने सवाल किया तो मैं वही आपसे कर रहा हूँ। बहुत काम का सवाल है जैसे मतलब कि जो भी संघर्ष करते हैं जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं फिलहाल तो बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, जब संघर्ष करने के बाद में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का लात मारते हैं जिनकी वजह से वो सत्ता में पहुंचते हैं, जिनकी वजह से सत्ता में पहुंचते हैं तो उनको छोड़ देते हैं और उनको पहचानना बंद कर देते, इज्जत करनी उनकी बंद कर देते। इसका क्या कारण है, ऐसे क्यों करते हैं लोग? जो मतलब हो सकता है कि ऐसा अगर आप भी ऐसे निकलते हैं तो वो कैसे भरोसा करेंगे आपके ऊपर? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ये वास्तव में समाज की एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये ऐसा वो लोग करते हैं जिनका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है और जिनका लक्ष्य समाज का भला करना होता है, बहुसंख्यक समाज का भला करना होता है, वो सत्ता को सिर्फ माध्यम मानते हैं। जो सत्ता को सिर्फ माध्यम मानेंगे वो कभी समाज के साथ धोखा नहीं करेंगे। लेकिन वही लोग जो केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए समाज का उपयोग करते हैं वो समाज से जीतने के बाद अपना रिश्ता खत्म करते हैं। हम उनमें से नहीं है। मैंने एक सरकारी नौकरी छोड़ी है, 2nd क्लास गैजेटेड अफसर मैं भोपाल में रहा हूँ 8 साल 8 महीने, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। मैंने मानवर कांशीराम साहब बहन जी और बाबा साहब के ऊपर PhD किया है, तो हमने वो पीड़ा देखी है और उसको समझा है कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम लोग राजनीतिक रूप से खड़े नहीं होते हैं तो 66 साल तो गुजर गई हैं, आगे भी कोई पता नहीं है कि कब जाकर के उद्धार होगा। तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, मध्य प्रदेश के लोगों को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। जैसा कि देश के अंदर कई प्रदेशों में गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी विकल्प खड़े हुए हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में समतामूलक समाज पार्टी एक विकल्प के रूप में आई है। जी अगर आपका ऐसा सपना है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ मानवता आपके हमेशा आपके साथ में रहेगा। ये सच्चाई ईमानदारी का मिशन है हमारा। और ये हमने जो देखा कि जब भारत में हमने 2016 में देख लिया था, उसको देख लिया भाई जब हम तो आज़ाद हो गए हैं इस सिस्टम से, इस गंदगी से, उससे जो मनवादी गटर है वहाँ पर उससे आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे लोग करोड़ों लोग इसमें पिस रहे हैं। अगर आप इसमें ये काम करेंगे तो हम हमारा साथ, जब तक हम तो सबको बोल देते हैं कि जब तक आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहेंगे तब तक वॉइस ऑफ मानवता आपके साथ में है और हम सच्चे और ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। तो अभी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा है आपका वॉइस ऑफ मानवता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा इंटरव्यू लेकर के लोगों के बीच में हमारी बात पहुंचाने का काम करेंगे।
आगे भी आपका साथ हमें मिलता रहेगा। ये जो मतलब हम आपका साथ नहीं दे रहे, सच्चाई ईमानदारी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अब हम जी इंसान तो आज है कल को नहीं है, तो सच्चाई और ईमानदारी हमेशा दुनिया के अंदर रहती है। तो ये सच्चाई और बिल्कुल ईमानदारी, सही है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है ना तो ये मेरी आवाज अकेले की, ना आपकी, है पूरे विश्व के लोगों की आवाज है, सिर्फ सच्चे लोगों की आवाज। चोरों की आवाज नहीं है। चोर तो यहाँ पर हम इंटरव्यू तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो तो जो दुनिया को परेशान करते हैं, लूटते हैं, उनकी आवाज हम उठाते नहीं, उनको नंगा कर देते हैं। हम सच्चे लोगों की आवाज और अच्छे लोगों की आवाज उठाते हैं। तो जैसे मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब अभी जो पार्टी आपकी कहाँ तक कामयाब हुई है, और ये कहाँ तक मतलब ये तो बताया जी भी अपने दो इसमें इसी में इसका जन्म हुआ पार्टी का। तो ये आपको जी कहाँ जी। कहाँ तक ये मतलब है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, अभी चलने सीखने लगा, अभी फिर 10 साल के बाद दौड़ने लगता है, तो ये कहाँ तक पहुंचा अभी पार्टी आपकी? जी, हमने हमारा जो टारगेट है केवल मध्य प्रदेश को लेके है, और मध्य प्रदेश में हम सभी जिलों में जा रहे हैं, और अपने कैडर मीटिंग जो कांशीराम साहब ने चलाई थी, उस प्रकार से कैडर मीट करके संगठन खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो संगठन तो कांशीराम ने मेरे 20-30 साल में संगठन को खड़ा किया था, मेरे ख्याल है लगा था उनको तकरीबन, मेरे ख्याल ये संगठन शायद ये 1900 मेरे ख्याल 76 में शायद स्टार्ट हुआ था ये, और ये कामयाब हो जाएगा 10-12 साल के बाद ज़्यादा कामयाब हो गए। अगर ऐसा हुआ तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते 2025 में मनवादी लोग, तब तक क्या होगा आप लोगों को? फिर नहीं, वो एक अलग विषय है हिंदू राष्ट्र वाला, और संगठन खड़ा करने का अलग विषय है। जहाँ तक संगठन खड़ा करने का जो मामला है, उसको लेके हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और आज सोशल मीडिया है, हमारे पास संसाधन भी अब कम नहीं है। कांशीराम साहब के जमाने में मीडिया नहीं था और संसाधन भी कमी थी, इस वजह से साहब को बहुत लंबा समय लगा था। अभी हमें मध्य प्रदेश स्तर पर काम करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और ये देश खंड खंड हो जाएगा, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक ऐसी शक्ति है जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा है। किसी भी एक धर्म की यदि यहाँ इस तरह की स्थिति बनेगी, तो तमाम जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, और नास्तिक लोग भी हैं, ये सारे लोग हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या इस देश को स्वीकार करेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। तो ये जो उनका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। इस देश में बहुसंख्यक समाज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को जानता है, और संविधान को बचाने के लिए और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए पूरा समाज, पूरा देश एक साथ लड़ेगा और जीतेगा। जी, मेरे हिसाब से क्या कि उन्होंने 100 साल का एजेंडा रखा था अपना। देखो मैं एक बात रख रहा हूँ, हमारे पास में भी एजेंडा होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर एजेंडा होगा, निशाना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, कामयाब होंगे। तो क्यों ना हमें कोई एजेंडा ऐसे दे दें जो 2 साल में हम उसको कामयाब कर दें। जैसे राष्ट्र हो बेगमपुरा, संत रविदास जी का सपना है बेगमपुरा शहर को ना हो, जहाँ पर कहीं गैम ना हो, वहाँ पर दुश्मनों को, वहाँ पर जो हमें दुश्मन समझते हैं ना, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम तो सबको प्यार करते हैं। हम तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक पिता एक इसके अंबारी, तू मेरा गुरु है, सारा संसारी अपने बच्चे, अब एक उसको वाहिगुरु के बच्चे हैं, वो तो हम तो सबसे प्यार करते हैं। कोई हमें दुश्मन समझता वो अलग बात है, लेकिन बेगमपुरा राज में सबको फायदा होगा, सब दुश्मनों को भी फायदा होगा, क्योंकि जितनी ताकत वो हमें गुलाम बनाने को लगाएंगे, जितना पैसा हमारा वो खर्च कर, मतलब गुलाम बना खर्च करेंगे, जितना बड़ा दिमाग खर्च करेंगे, वो सारा बच जाएगा उनको तो फायदा होगा। क्योंकि बेगमपुरा का राष्ट्र हम खड़ा कर देते हैं इसके बराबर है हिंदू राष्ट्र को गिराने के लिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो ये इनका सपना रहेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने पोस्ट भी लिखा था पहली बार, कई बार लिख दिया पोस्ट भी, कि मोदी और योगी हिंदू राष्ट्र के आखिरी सम्राट होंगे, इसके बाद में कोई सम्राट नहीं होगा इनका। और ये एमए के इतिहास में लिखा जाएगा कि इनकी वजह से हिंदू राष्ट्र यहाँ से खत्म हुआ और हिंदू यहाँ से बर्बाद हुए, इनकी वजह से हुआ। तो ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो नफरत की आग चलती है ना, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं कि अगर आज देश के अंदर अगर ये हिंदू व्यवस्था के मानने वाले लोग यदि परेशान हैं, उनके सामने संकट पैदा हुआ है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण। क्योंकि धर्म की राजनीति, भगवान की राजनीति इनने करके देश के हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है। जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सारे
धर्मों को प्रेम करिए, सबसे आपस में मिलजुल के साथ रहने में क्या परेशानी है। अब हिंदू इतना परेशान है, अभी आप देखा होगा ना अपने, मतलब एक जरा सा कोई उनकी भावना को ठेस पहुंचा तो वो खुल के काट देता है आदमी को, इतना परेशान हो चुका है। मतलब अगर इंसान के खुद के अंदर परेशानी होती तभी दूसरे को परेशान करता हो। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था भाई, जो भारत में जो शूद्र रहते हैं, जिनको शूद्र कहते हैं, शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो बड़ा हिंदू धर्म का हिस्सा भी नहीं है, शूद्र तो गुलाम है। अगर किसी के मतलब हिम्मत है, अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, ब्राह्मण ने पिया है, किसी ने भी पिया है, वो हिंदू मतलब ये शूद्र को हिंदू धर्म का हिस्सा साबित करके दिखाए, हम उसको 11 लाख रुपए नाम के देंगे। तो कोई माई का लाल सामने नहीं आया अब तक। हमने 4 महीने हो गए, उसको वीडियो डाल रखा, पोस्ट भी डाल रखा, हमने इसको बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, ना वो थे, गुलाम थे, लेकिन अब गुलाम नहीं है, अब तो आजाद होने जा रहे हैं। अरे 2025 में पूर्ण तरह से आजाद हो जाएंगे, मुझे उम्मीद भी है। तो आपकी पार्टी इसमें जो है ना शूद्रों को, तकरीबन जो अपने भाई बहन है, इसमें आरएसएस के जो चक्कर चल रहा है, जो आरएसएस आतंकवादी है यहाँ पर, इसमें जो एसटी एससी ओबीसी के लोग इन्होंने नीचे तबके में काम कर रहे हैं, उनको कैसे निकालेंगे वहां से और अपने आप को कैसे सिस्टम मतलब कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। तो इस पर थोड़ा बताएं कि अपने लोगों को बचा करके दुश्मनों को तो फायदा पहुंच जाएगा, जब वो कुछ करेंगे नहीं उनको भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जब उनका दिमाग शांत हो जाएगा, वो लड़ाई नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे, वो भी शांत हो जाएगा, उनको फायदा हो जाएगा। तो अपने लोगों को इस चुंगल से, इस गुलामी के गटर से कैसे निकाल पाएंगे आप? जी देखिए, इसके लिए सीधा सिद्धांत है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा, फुले साहब की विचारधारा, पेरियार साहब की विचारधारा और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, इन 3 महापुरुषों की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। तो इस विचारधारा को जब समाज समझेगा, युवा समझेगा देश का, कि इन महापुरुषों ने क्या कहा और क्या किया। आज इस देश के अंदर बहुजन समाज में जन्मे ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगाया, लेकिन उनका जीवन संघर्ष हमारे समाज के बीच पहुंचा नहीं, क्योंकि इतिहास में कभी उनको स्थान मिला नहीं, उनको महिमा मंडित नहीं किया गया, उनके जो उपदेश थे, संदेश थे, उनकी शिक्षाएं थी, समाज के बीच में नहीं आई। हम उनके जो उपदेश है उनको समाज के बीच में ले जा रहे हैं। तो महापुरुषों की विचारधारा से जब युवा जुड़ रहा है, इस देश का दबा पिछड़ा वंचित उपेक्षित वर्ग जो जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य मनुवादी कोई भी पार्टी संगठन हो, उससे हमारा समाज बाहर निकल रहा है। मैं इसमें थोड़ा अपने तरफ से विचार रख देता हूँ, उसमें शायद हो सकता है गलत है, सही आप बताना उसके बारे में। मेरा अपना मानना ऐसा है कि महापुरुषों के विचारों को समझने के लिए हमारे पास में सूत्र होना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों ने जो विचार रखे हैं उनकी जीवन की कमाई है। वो ऐसे नहीं उन्होंने बोल दिया कि चलते फिरते चलिए भाई आप पानी पिला देना, इसको ये कर देना, वो कर देना, ऐसा नहीं है। उन्होंने जीवन की मेहनत झलकती उनके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, तब तक हमें महापुरुषों के विचार समझ में नहीं आएगी। जब तक हम कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, तब हम कंफ्यूज रहेंगे। हमें 1% तकरीबन 1% समझ आएगी। और जब हम सच ही सच बोलेंगे और ईमानदार से काम करेंगे, तब हमें महापुरुषों की बात समझ में आएगी। और जब हमें समझ में आ जाएगी तब हम कामयाब हो जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बात सही है कि गलत आपके हिसाब से? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी भी मिशन को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से निष्ठावान और ईमानदारी से काम करने की जरूरत होती है। आज जिस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं, सुधार पर, राजनीतिक सुधार पर, खास करके बहुजन राजनीति में सुधार, तो उसके लिए जब तक उच्च शिक्षित लोग, निष्ठावान लोग त्याग और समर्पण के साथ काम नहीं करेंगे, तो हम राजनीति में, खास करके बहुजन राजनीति में जो सुधार हम लाना चाहते हैं, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करके बाबा साहब के संविधान के अनुरूप यहाँ सरकार चलाना चाहते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण जो हमारा समाज पढ़ा है, शिक्षित हुआ है, आज बड़े पैमाने पर समाज में वो काम कर रहा है, समाज को जगाने का काम कर रहा है। केवल राजनीतिक जो चेतना और शासक बनने की जो चेष्टा कांशीराम साहब ने पैदा की थी, उनके जाने के बाद वो थोड़ी सी कमजोर हुई है। तो वो फिर से हमें जगाने की, खास करके मध्य प्रदेश में जरूरत है कि हम लोगों में ये बात ले जाने का काम कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों ने हमें शासक बनने के लिए वोट का अधिकार दिया है। इस वोट का इस्तेमाल हमें अपने लिए करना है, ताकि हम अपनी सारी परेशानियों से,
कठिनाइयों से, मुसीबतों से मुक्ति पा सके। जी। और मेरे हिसाब से जैसे आप खरीद कर मतलब टिकटें बेची जाती हैं, ऐसे अगर ना बेच करके आप फ्री इलेक्शन कराएं, मेरे ख्याल फ्री में अपनी पार्टी से ऐलान कर दीजिए, हम जहाँ से भी है उनको लोगों के दम पर और अपने दम पर फ्री इलेक्शन कराएंगे। मेरे ख्याल से ये आधा दो जो चल रहा है ना, ये जो एक दूसरे को शैतान खरीद रहे हैं, एक दूसरे को कहीं के करोड़ों में खरीद रहे हैं, जैसे मतलब टगरों की तो कर कीमत बहुत ज्यादा अब तो कम रहेगी, लेकिन इंसानों की कीमत ज्यादा बिक रही है। अब जो आदमी 10 करोड़ में बिका होगा वो 50 करोड़ कमाने के लिए लोगों को काटेगा, लोगों को बेचेगा। तो ये इसको आप कंडेम करते हुए एक फ्री इलेक्शन मतलब कराए हैं और फ्री एजुकेशन मतलब इस पे मेरे ख्याल से अपना इलेक्शन वगैरह कराएं, जो भी कराएं, चुनाव कराएं, ताकि आने वाला वक्त जो हमारे गरीब आदमी भी आ सके उसमें खड़े हो सके और जो अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों आपके साथ में खड़े हो सके। तो इसमें लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका पूरा इंटरव्यू पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा है बस आप। हाँ, इसमें मेघराज सिंह जी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि समता मूलक समाज पार्टी पूरी तरह से हमारे महापुरुषों के मिशन को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश में आई है जी। और हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी, त्याग और समर्पण के साथ महापुरुषों की विचारधारा को समाज में ले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य व्यक्तिगत तौर पर कोई पैसा कमाना, कोई विधायक सांसद बनना नहीं है। हमारा जैसा कांशीराम साहब का लक्ष्य रहा, बाबा साहब का लक्ष्य रहा कि सत्ता हमारा केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजें जहां पर हमारे वर्ग के लिए नीतियां बन सकें। तो जब तक हमारे वर्ग के लिए नीतियां नहीं बनेंगी तो फिर हमारे वर्ग का उद्धार नहीं होगा। तो उसके लिए हमें राजनीति में आना जरूरी है और उसके लिए हमारे जो अपील है हमारे लोगों से, खास करके पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से, कि जब तक बाबा साहब ने जैसा कहा कि जब तक शिक्षित लोग, निष्ठावान, उच्च शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो उनको सबसे बड़ा दंड ये होगा तो उनके ऊपर मूर्ख लोग राज करेंगे। तो आज हमारा जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, मैं उनसे यह आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे महापुरुषों की भावनाओं को समझें और वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके खुद शासक बने। और उनको शासक बनाने के लिए ही समता मूलक समाज पार्टी आई है। या किसी प्रकार का कोई टिकट बेचने का या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। पार्टी संगठन के लोग तय करते हैं कि किस पद के लिए या किस चुनाव के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है, उससे हम चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। जी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मध्य प्रदेश में अपने राजनीति जमाए हैं, उसके बाद में जब मध्य प्रदेश में आप कामयाब हो फिर आपको उठाकर दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली में ताकत के ऊपर बैठ करके कुछ इसमें जैसा मध्य प्रदेश में आप सही काम करेंगे तो फिर दिल्ली में भी क्यों ना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए ये काम। तो ये वाइस माना तो हमेशा आपके साथ रहेगा और सच्चाई ईमानदारी के साथ रहेगा। तो उम्मीद भी करता है आप सभी से कि आप पूरे सच्चाई ईमानदारी से काम करके लोगों के दुखों को दूर करके इस समाज को गुलामी के गटर से निकाल करके और एकदम समाज भारत का एक खुशहाल देश बनेगा। बेगमपुरा जिसको कहते हैं, जहाँ पर कोई गम ना हो, और संत रविदास जी कहते हैं कि जहाँ पर कोई टैक्स न लगाता हो, किसी फालतू का कोई किसी को परेशान न करता हो, गमों का नामो निशान न हो, ऐसा राज कायम कर पाएंगे। सच्चाई का राज कायम, उसका मतलब सच्चाई का राज। और अभी झूठों का राज चल रहा है, बेईमानों का चल रहा है, ये खत्म होगा एक दिन और ये बहुत जल्दी सच्चाई का राज आएगा। तो डॉक्टर रावण वर्मा जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े और उम्मीद भी आप करते हैं कि आने वाले वक्त में हम किसी से मुलाकात करेंगे। थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। कुछ लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका चैनल भी बहुत आगे तरक्की करे। जी जी, आपको बहुत मंगल कामनाएं। गुरुओं की कृपा से चल रहा है और चलता रहेगा। धन्यवाद आपका जुड़ने का। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आज की मुलाकात इनके साथ में थी रावण वर्मा जी के साथ में। इन्होंने समता मूलक समाज पार्टी का गठन किया है और उम्मीद भी करते हैं ये समाज के लिए, समाज में समता पैदा करेंगे, समानता पैदा करेंगे और सच्चाई से समाज को जीना सिखाएंगे। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।